अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल होने वाली एक अहम डेवलपमेंट, जहां पर हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता तौर पर उसके क़याम का ऐलान कर दिया गया और फिर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं उनके ऑडियो बीपर्स होते रहे। उन्होंने कहा उनके लीडर इमरान खान साहब ही हैं, लेकिन ये ग्रुप बनाया गया है जो हम ख्याल ग्रुप है और इसका मकसद जो पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका मुकाबला करना है। फिर आज हमने देखा कि ये कहा गया कि जो तमाम तर मेंबरान हैं इस ग्रुप के वो जहांगीर तरीन साहब के साथ पेश होंगे अदालत में। जहांगीर तरीन साहब की ज़मानत में 31 मई तक तौसी कर दी गई और फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ही उनके लीडर हैं, वही पार्टी के चेयरमैन हैं, हम PTI से अलहदा नहीं हुए, हम PTI में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एक ग्रुप उन्होंने फॉर्म कर लिया है, उन्होंने पार्लिमानी लीडर्स भी मुंतखब कर दिए हैं जो पंजाब में और सेंटर में पार्लिमानी लीडर्स होंगे। साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अलग बेंचेस का भी मुतालबा वो कर रहे हैं। तो वो इसको कोई प्रेशर ग्रुप भी नहीं कह रहे, वो इसको एक आज़ाद ग्रुप भी नहीं कह रहे, वो इसको एक हम ख्याल ग्रुप कह रहे हैं जो कि एक ग्रुप भी है। और बहुत सारे भाम इस सारे मामले में बाकी है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस मकसद के लिए ग्रुप बनाया गया वो मकसद आज पूरा हो गया है, जब ज़मानत में तौसी हो गई है और ये शायद मकासद आहिस्ता आहिस्ता पूरे होते जाएँ। फिर यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ये ग्रुप कोई कल रात इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ये तो 3 माह से बना हुआ था। तो इस तरह की मुतज़ाद ख़बरें हैं जो सामने आ रही हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल कोई बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई बयान, अगर हम देखें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इनकी रुकनीत पर सवाल उठ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि फिर हुकूमत के ख़ुद खड़े रहने पर भी बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं। उसके अलावा बस ट्विटर पर आई स्टैंड विद इमरान खान के हवाले से एक हैशटैग जो चलता रहा, या बहुत सारे जो वुज़रा हैं या रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो ट्वीट करते रहे और कोई बात सामने नहीं आई। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस आम तरीन मामले को एड्रेस नहीं किया, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये सारा मामला मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें कि इस ग्रुप का मकसद क्या है, ये क्या किस हद तक ये कोई थ्रेट क्रिएट कर सकता है। और फिर सोशल मीडिया पर जो इस वक्त बहुत सारी अफवाहें गर्म हैं कि शायद इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, उनमें किस हद तक सदाकत हो सकती है, इस पर हम बात करें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक इंतहाई और अहम दूसरा मामला है वो रिंग रोड स्कैंडल है, जिसमें बहुत सारे नाम आए हैं। अरबों रुपए की करप्शन इस चंद किलोमीटर की एक रोड में है, जिसको अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे कहा जा रहा है कि स्केप कोट बनाया जा रहा है जो सरकारी मुलाजमीन है, लेकिन जो असल लोग हैं उन पर हाथ ना डालने की बात है। जुल्फ़ी बुखारी साहब मुस्ताफ़ी हो गए, ये काबिल तारीफ़ है उनका ये स्टेप कि उन्होंने पहले ही अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन आया क्या वो बरी ज़िम्मा भी हो जाएंगे इस सारे मामले से। गुलाम सरवर खान साहब, उनका अपना एक मौक़िफ़ है और बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। और इसी को लेकर आज शाम मुर्तज़ा वहाब साहब ने सिंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि वो 1 दर्जन करप्शन के स्कैंडल्स इमरान खान साहब के गिनवाएंगे, जिनके हवाले से कहा जाता है कि उन पर कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है। और उन्होंने एक तवील फहरिस्त जिसमें तकरीबन हर मामले पर आटा, चीनी, तेल, बिजली, LNG तमाम तर मामलात उन्होंने बताया कि किस तरह से करप्शन हुई है, हत्ता कि इस रिंग रोड के हवाले से भी। तो इस वक्त जहां हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो बहुत तरक्की और खुशहाली इस वक्त मुल्क में लेकर आ रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की बात है, फवाद चौधरी साहब अगले 5 साल भी हुकूमत में रहने की बातें कर रहे हैं, वहीं पर बेतहाशा स्कैंडल्स के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं जिनसे यकीनन पीछा छुड़ाना इस हुकूमत के लिए मुश्किल है। मैं चाहूँगा इन मामलात पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करें। एक ब्रेक की जानिब मैं बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करवाऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना मुबशर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है, दूसरी तरफ ये ग्रुप भी है, हम ख्याल ग्रुप है, इसको बेंचेस भी अलहदा चाहिए, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हिस्सा है, ये इमरान खान साहब को अपना लीडर मानता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप का दिफा भी करना चाहता है बहुत सारे मामलात पर। ये अजीब सी सूरत हाल है। क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है और आज के दौर में इसे आप कैसे देख रहे हैं कि ये कुछ ना कहे बगैर भी बहुत कुछ कह रहे हैं या कुछ और मामला है?
नहीं, माजी में तो बहुत ईमानदारी के साथ बेईमानी हुई थी। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इंतहाई ईमानदारी के साथ नैब के ज़रिए 10-12 अफराद को तोड़ा गया था फैसल साल हयात की क़यादत में, और फिर एक वोट की मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। तो यहाँ जो सूरत हाल है, वो एक साहब लतीफ़ा सुना रहे थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ती रहती हैं, काम करती नहीं हैं। चुनांचे बीच से एक ग्रुप और निकाला गया जो ज़्यादा ख़तरनाक ग्रुप है, जो इन दोनों का बैलेंस करेगा और जो इन दोनों पर प्रेशर डालेगा कि वो काम करें। अब वो काम से उसकी क्या मुराद है मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रुप आप कह रहे हैं कि हम ख्याल ग्रुप है, आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी अलग पार्टी नहीं है, आप कह रहे हैं कि स्प्लिट वेब नहीं है, आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, तो फिर पार्लिमानी लीडर किस काम का? पार्लिमानी लीडर तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी का होता है, जी बिल्कुल, एक खुद मुख्तार पार्टी का होता है, जिसका अपना भले 2 या 3 हो अरकान असम्बली उनके होते हैं, उसका पार्लिमानी लीडर होता है और वो नशिस्तें भी अलग मांगता है। पंजाब में तो उनकी बात भी हुई है आज डिप्टी स्पीकर साहब से, और पंजाब के स्पीकर साहब आपको पता है बड़े नरम खू और बहुत खुशगलू शख्स हैं और बहुत आसानी के साथ, बहुत प्यार के साथ समझा भी सकते हैं। मुमकिन उन्होंने समझाने की कोशिश की हो और कुछ खेलने की भी कोशिश की हो, लेकिन ये कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए दबाव की है। अब नथिया गली का माहौल हो, कहीं का माहौल हो, वो रास नहीं आ सकता, क्योंकि अब जो घर का माहौल ख़राब हो गया है। जहांगीर तरीन तो घर का आदमी थे ना, अब वो बहुत सॉफ्ट अंदाज में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं ख़तरनाक हैं। वो बजट की तरफ उनकी नज़र है और उनका कहना यह है कि अगर बजट आवाम दुश्मन हुआ तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, और अगर बजट आवामी हुआ तो हमें क्या पड़ेगी मुखालफत करने की। ये यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। और अगर बजट बेग साहब ये बताइएगा, ये ग्रुप क्या सिर्फ अपने लिए रिलीफ लेने के लिए है कि जी हमें मत इंतकाम का निशाना बनाएं, हम पे मत केसेस चलाएं, ये क्या सिर्फ इसका मकसद ये है और देयर इज मोर टू इट? आप कैसे रिलीफ लेने के लिए शुरू हुआ था, अभी बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब खाली रिलीफ नहीं रहा। कल जो मलिक रियाज ने कहा है, राजा रियाज ने कहा है कि मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, हुकूमत का हर काम ख़राब है, अब हमें कुछ और करना होगा। तो ये, और राजा साहब तो स्पोक्समैन भी हैं और कौमी असम्बली में होने वाले पार्लियामानी लीडर भी हैं। बिल्कुल सही। राना मुबशिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं। एक तरफ 2 बातें चल रही हैं, एक तरफ तो अब मामलात ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन कोई देर नहीं लगेगी। अगर एक जहांगीर तरीन साहब को आज मना लिया तो ये पूरा का पूरा हम ख्याल ग्रुप साथ ही होगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं मैं जो खुद फील कर रहा हूँ, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं बताइएगा। बिटवीन द लाइन अब इमरान खान साहब आज की भी बात ले लें तो जो मंसूबे हैं उनकी तकमील है, सम्राट हैं अवाम के, उन्होंने कई बातों बातों में 2028 का जिक्र करना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो बात नज़र आती है, दूसरी तरफ बहुत सारी अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर भी, लोग अपनी ट्वीट्स कर देते हैं, ख्यालात का इजहार कर देते हैं, और वो अब से नहीं कर रहे, जब हुकूमत बनी थी तब से करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब तो मिनट नहीं लगाएंगे, किसी भी वक्त समझियाँ तोड़ देंगे। आज भी ये बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? देखें, इमरान खान साहब को अपोजिशन जो है वो तो टफ टाइम नहीं दे सकी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। चाहे वो अपोजिशन की ये पीडीएम हो या और कोई जमातें हो, उसके अलावा भी कोई लोग हो, वो उनको टफ टाइम नहीं दे सके। सो मच सो कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसने शुरू के 3 महीने जब इमरान खान साहब आए थे, शुरू के 3 महीने ज़रूर काम किया उन्होंने, 6 महीने लगा ले चलें एट द मैक्स, बहुत मुश्किल से 6 महीने तक काम किया। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी काम नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो सीरियस प्रॉब्लम है, जो सीरियस इशू है इमरान खान साहब को, वो विद इन है। उनकी पार्टी के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स हैं, वो उनसे उनको बहुत इश्यूज हैं और वो इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो इतने सीरियस बन जाएंगे इन द डेज टू कम, तो मेरे ख्याल में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। कभी किसी ने ये चीज़ सोची, हम सब लोग बैठे हुए यहाँ पे, कि सपोजिटली कल को अगर बजट पास नहीं होता, ठीक है, और आप ये मतलब कोई भी स्पीकर साहब उठते हैं, या आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन देन अगेन स्पीकर साहब उठते हैं या कोई भी उठता है, वो कहते हैं जनाब ठीक है बजट पास नहीं हुआ और कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है हुकूमत का, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मिल के जनाब यहाँ पे हुकूमत बनाए। नहीं बना सकेंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन की जमातें भी मिलकर यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सकेंगी। जो एक यूसुफ रज़ा गिलानी पर नहीं सेटल हो सके, वो हुकूमत क्या बनाएंगे? ठीक है, सो इश्यूज बन जाएंगे। उससे आगे फिर कहाँ पे जाएगा मसला?
तीसरे स्टेप पे अगर आप जाके नॉक भी करते हैं डोर सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जनाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन की जमातें भी यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सकी, यहाँ पे बजट भी पास नहीं हो सका, सो हम क्या करें? तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ऐसा दे देती है और वो कहती है जनाब कि 18 माह या 2 साल के लिए आप जो भी करना करें और फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं और फिर जनाब इलेक्शंस की तरफ जाएं। राना साहब 18 माह 2 साल तक किस तरह करें? वो आपको टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ इशारा कर रहे हैं या टेक्नोक्रेट सेटअप बनाए या आप जो मर्जी सेटअप बनाए? लेकिन ये वो किसको कह रहे होंगे? कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? ये मैं जरा थोड़ा सा क्लैरिटी इस पे विचार। जा सकते हैं, एनबीएस सर जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, हम जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोई जाके वहां पे एप्लीकेंट जाके दरवाजा खटखटा सकता है कि जनाब बजट पास नहीं हुआ, उसके बाद जनाब अपोजिशन की जमातों को कहा गया था वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकी, देयर इज अ केओस, और अब हम क्या करें? कोई भी जा सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला अगर दे देती है तो फिर आप टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनाए, चाहे आप मेरे अजीज हमवतनों करें, चाहे आप जो मर्जी करें, आपको कहा जाए जनाब 18 माह 2 साल लगा के आप ये सारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएं, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर अगर आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। बाय इलेक्शंस की सिचुएशन आपके सामने है, बाय इलेक्शंस में यहाँ पे कोई रिजल्ट पाने के लिए तैयार नहीं है, जो भी हार जाए। तो जनरल इलेक्शंस तो बहुत बड़ी चीज है, तो वो कैसे आप करेंगे? सो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और पहला स्टेप आपको नजर आ गया है और ये बड़ा माइल्ड तरीके से खेला जा रहा है, बड़े तरीके से एहतियात से खेला जा रहा है जो जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो साथ साथ इंडिकेशंस भी दे रहे हैं कि जनाब अगर हम बजट जो अगर अवाम दोस्त ना हुआ तो हम उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? यू सी थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस, इट्स रिटन ऑन द वॉल, और इस सिचुएशन को ल्यूट करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो इन द डेज टू कम देयर इज गोइंग टू बी अ केओस। और सबसे बड़ी बात ये, इस वक्त क्लैरिफिकेशंस देने की क्या जरूरत पेश आ रही है? जितने पीटीआई के लोग हैं वो क्लैरिफिकेशंस क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्लैरिफिकेशंस, ट्वीटें इसलिए कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं है। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब ने हवाई जहाज इस्तेमाल किया, पैसा इस्तेमाल किया, बंदे तोड़ के लेके आई दूसरी जमातों से, बट देन अगेन जहांगीर तरीन साहब का जो क्लाउट है वो कोई इतना इंटरैक्टिव नहीं है, या जहांगीर तरीन साहब खुद जो है वो कितने इंटरैक्टिव नहीं है लोगों के साथ। सो वो अपनी शाम अकेले गुजारना पसंद करते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, बहुत गहरा मतलब है। वो कोशिश करते हैं कि वो अकेले घर में बैठ के शिकार पी ले या जो भी कर ले। राना साहब आपका पॉइंट आ गया, यानी कि क्यास की सिचुएशन कहीं ना कहीं हमें बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि यकीनन मुल्क के लिए अच्छी नहीं, और बज़ाहिर इंडिकेटर्स भी यही हैं। मुर्जा सुरंगी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, कि अब भी कोई जादू की छड़ी चलेगी, कहीं और से कुछ इशारे होंगे, कुछ खान साहब नरमी दिखाएंगे? वैसे तो खान साहब नरमी नहीं दिखाते और ये तो उनका एक रहा है ट्रेट। अब क्या ऐसे मामले में जहाँ वो देखेंगे कि हुकूमत को ख़तरा है, फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप गो के उसको नाम ना दिया जाए, लेकिन एक रियलिटी है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो खान साहब कुछ चेंज ऑफ हार्ट हो, मुख्तलिफ लाइन्स पे सोचें, मामलात को बदलें, या वो कहेंगे नहीं जाती है हुकूमत तो जाए, कोई मसला नहीं है, या उन्हें कोई श्योरिटी होगी कि जब मैं तोड़ता हूँ असम्बलियाँ और फिर मज़ीद मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ अब तो वापस आऊँगा? देखें जी, जो पीडीएम के अमलन टूटने के बाद जो तवक्कुआत थी इमरान खान सरकार की कि उसके नतीजे में उनको कोई फ़ायदा होगा और उनकी हुकूमत जो है उनके सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा और जो बाकी वक्त है ये ज़रा पुरसुकून तरीके से गुजार सकेंगे, तो उसका जवाब आपको मिल गया है और वो जवाब नफ़ी में है। इमरान खान साहब जो अक्सर हमें कहते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, तो वो घबरा गए हैं। आज पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में जब वो गए हैं तो उन्होंने ये जो बात की है कि जी ये तमाम लोग जो है वो मुझसे एनआरओ मांगते हैं और मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, तो उनका इशारा सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं था, उनका इशारा अपनी ही जमात के इस ग्रुप की तरफ भी था। लेकिन जो हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि वो घबरा गए हैं। अगर वो घबरा न गए होते तो जो ये रिपोर्ट्स आई कि
ये जो इस ग्रुप के अरकान ने जो इमरान खान से मुलाकात की थी, उससे पहले एक और मुलाकात खान साहब ने खुद की थी और वो जहांगीर तरीन से की थी। उसकी कोई भरपूर माने में तरदीद नहीं आई और उससे जो ये तासुर मिला था कि जी उसके बाद ये मामलात सारे तय हो गए हैं, कल आपको उसका जवाब मिल गया है कि मामलात तय नहीं हुए। और हकीकत में हुआ यही है कि पीटीआई जो कि इस मुल्क की तारीख में बहुत सी बनने वाली किंग्स पार्टीज़ में से एक आज की किंग्स पार्टी है, उसके बिखरने का अमल जारी है। और क्योंकि अब हम इलेक्शन से कोई 2 साल के करीब दूर हैं, अगर वक्त पर इंतखाबात होते हैं तो किंग्स पार्टी से जो लोग जिनको एक तरह से यकीन है कि वो इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपने कल पुर्जे निकालना शुरू किए हैं। वो ज़रा देखना शुरू कर रहे हैं, ये मार्केट को सर्वे कर रहे हैं कि किस जमात में वो जाएंगे, अपनी कोई नई जमात बनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पीटीआई जो है वो अब असासा नहीं है, वो एक बोझ है जिसको कंधे से उतारना ज़रूरी है। अब मामला ये है कि ये बजट के अंदर बजट पास होता है या उसके बाद होता है, लेकिन मामला ये नहीं है कि ये सरकार जो है वो अब लंगड़ाते जाएगी, बल्कि ये है कि ये मामला होगा कब। अब ये हमें देखना होगा कि अगर बजट पास नहीं होता, वो तो सब लोगों को पता है कि अगर बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत गिर जाती है, लेकिन आइन के संगी साहब, शेख रशीद साहब ने तो कहा है आज के देंगे, जहांगीर तरीन साहब बजट के लिए वोट देंगे इस हुकूमत को, वो तो पुरज़्म नज़र आ रहे हैं, उनको तो कोई इबाम नहीं है इस पर। हाँ जी, वो शेख रशीद साहब जो है वो तो खुद एक जमात वाली सीट के सरबराह है। उनकी जो बात है उनको मैं इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन जो बहरान है वो हकीकी है, नंबर्स गेम है। और मुझे नहीं मालूम कि ये बहरान किस तरीके से किस करवट लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मावराए आइन कोई हल जो है उसको लोग और अवाम तस्लीम करें। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम जो स्कैंडल्स हैं इस वक्त वन आफ्टर अनदर, अभी जो एक मामलात खुले एक आध दिन पहले जहां पर हमने रिंग रोड देखा, एक छोटा सा चंद किलोमीटर की एक रोड है जिस पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें हैं, और फिर ये सब कुछ हो रहा था, अप्रूवल्स हो रही थी और इमरान खान साहब को नहीं मालूम था, उस्मान बुज़दार साहब को नहीं मालूम था, और क्या इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वही सारा खेल खेल रहे थे, किसी की और सरपरस्ती हासिल नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नासिर बेग चुगताई साहब, आज अभी वहाब रियाज साहब ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं जहां पर उनका ये मानना है कि स्कैंडल्स की एक तवील दास्तान है, 1 दर्जन से ज़ायद स्कैंडल्स हैं, और उनका उन्होंने जिक्र भी किया। और फिर ये हालिया स्कैंडल देख लीजिए, तो वन आफ्टर अनदर एक स्कैंडल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल क्लीन चिट है, उनको क्लियर है, कोई मसला नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, मुर्तज़ा वहाब ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं, उनका काम बोलना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्लीन चिट या जो भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट उनसे कहें कि अपनी मेजॉरिटी शो करें, वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए, लेकिन सदर साहब ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। सदर साहब तो अभी तक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं बने, वो अभी तक पॉलिटिकल वर्कर हैं। कराची आते हैं वो, तो कराची के मामलात पर गवर्नर हाउस में बैठकर वफाकी वज़रा से बात करते हैं। तो ये तो वो सदर है हमारा पाकिस्तान का, और एक बार वादा किया था चीफ मिनिस्टर से कि मैं आऊँगा, और चीफ मिनिस्टर ने प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार की थी कोरोना के बारे में, शाम को कहा मैं तो नहीं आ रहा, हमको तो मना कर दिया गया। तो वो तो खैर बेचारे क्या करेंगे वो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ सूरत हाल का है, ये जो आप बता रहे हैं, स्कैंडल पर स्कैंडल है, स्कैंडल पर स्कैंडल है। अगर आप जोड़ लें तमाम स्कैंडल तो एक पहाड़ बन जाता है, और ये हर तरह का स्कैंडल है। ये दवाओं का है, ये गंदम का है, ये कपास का है, ये चावल का है, ये चीनी का है,
ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये अल्टीमेटली बैड गवर्नेंस का है। ये बैड गवर्नेंस, कर्जे कितने ले रहे हैं आप अभी फिर आज सऊदी अरब में क्या है ना आपको कि चले 3 साल के लिए हम आपको फिर उधार दे देते हैं पेट्रोल, फिर आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, फिर आप कोरोना पे एड ले लें, वो भी कर्जे में शामिल है, ग्रांटेड एड वो भी कर्जे में शामिल है, फिर आप IMF से कर्जा ले रहे हैं, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत बढ़ गया है माशाल्लाह, लेकिन वो सब कर्ज की पीते थे मैं और सोचते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये हमने जरदारी के ज़माने में भी कहा था, ये हमने नवाज शरीफ के ज़माने में भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ और ज़ोर से कह रहा हूँ कि ये कर्ज़ा बहुत हो गया है। एक बड़ा स्कैंडल ये भी है कि ये हम कर्ज़ों से अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना रहे हैं या जो तरसीलात ज़र हैं उनके ज़रिए हम बना रहे हैं। हमारा अपना GDP कहाँ है, हमारा अपना नेशनल नेट प्रोडक्शन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन बेग साहब ये तो कर्जे ले रहे हैं ना, वो माजी के कर्जे उतारने के लिए, इनको क्यों आप ब्लेम करते हैं? ये तो कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, ये कहाँ ले रहे हैं कर्जे? तो कर्जे उतारने के लिए ले रहे हैं ना भाई। नहीं, ये आप बहुत ही पुराना फरसूदा जुमला दोहरा रहे हैं मेरे साहब ने। नहीं, ये तो ये कहते हैं ना सर, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो PTI वालों का मौक़िफ़ है, मैं तो वो सिर्फ आपके सामने। तो आप कहते हैं ना PTI ने कहा है, आप तो ये कहते हैं PTI ने कहा है, तो ये तो अपना हुकूमत चलाने के लिए कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, कर्ज अदा भी कर रहे हैं और लोग हर हुकूमत कर्ज अदा करती चली आ रही है, हर हुकूमत पाबंद है कर्ज वापस करने की, वरना आप दिवालिया हो जाएंगे। और इन्होंने कर्जा लिया कर्ज वापस करने के लिए। अब जो हुकूमत आएगी, अगर इनकी भी हुकूमत हुई तो उसके पास जो ढेर होगा कर्ज़ों का उसमें उस पर दब जाएगी वो। अब ये जो है 26 किलोमीटर वाला मामला, ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। ये प्राइम मिनिस्टर के इल्म में था, ये चीफ मिनिस्टर के इल्म में था, आपने कुर्बान कर दिया एक कमिश्नर साहब को। और किस रिपोर्ट के ऊपर? जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी उसमें से 1 रुकनी रिपोर्ट दी, 2 से बात ही नहीं हुई, 2 की रिपोर्ट को देखा ही नहीं गया। तो एक स्कैंडल ये भी है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से कहा गया था अगर इसको आपने नहीं निपटाया तो आप हुकूमत जाने के बाद अदालतों में दरबदर ठुकरे खाएंगे। तो वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। तो ज़ाहिर है परेशानी हुई और उन्होंने उसको ठीक ठाक करने की कोशिश की और अपने आप को भी निकाल लिया, उस्मान साहब को भी निकाल लिया। लेकिन क्या है, बहुत से मामलात हैं जिनमें बुरसा वहाब कह रहे हैं, अब बाकी बुरसा वहाब जाने वो जाने, लेकिन स्कैंडल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत। बिल्कुल सही चुगताई साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं आगे बढ़ते हुए राना मुबशिर साहब की जानिब बढ़ूँगा। मुबशिर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो स्कैंडल आया है और ये जो स्कैंडल्स बनते जा रहे हैं, खैर ये कई पानामाज हैं जो बनते जा रहे हैं मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान। आज निकाल लें आप इक़्तिदार में, अपने आप को निकाल लें, अपने वज़ीर आला को निकाल लें, लेकिन इन लॉन्गर रन आप नहीं निकाल पाएंगे। ये पानामा स्कैंडल्स हैं जो बनते जा रहे हैं और दे विल हॉन्ट यू। आई पर्सनली थिंक कि देखें, बड़ा टेक्टफुली खेला जा रहा है इस वक्त और ऐसे पहले होता नहीं था और कोशिश की जाती थी कि दे शुड बी ब्रश अंडर द कारपेट। कोई इस किस्म के स्कैम्स आते भी थे। तो गवर्नमेंट में रहते हुए यू कैन पुल सो मेनी स्ट्रिंग्स कि वो आप अगर किसी जगह पे इन्वॉल्व होते भी हैं तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं या उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। सो आई पर्सनली थिंक अगर किसी जगह पे कोई कोताही होगी भी या हो रही है और ख़ुद इमरान खान खुद इसमें अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए अपने लोगों को टफ टाइम दे देते हैं, तो वो किसी हद तक उनको रिलीफ मिल जाती है उन लोगों को। बाद में शायद वो ठीक है, मैं आपकी बात दुरुस्त है कि बाद भी हॉन्ट करते रहते हैं ये केसेस, बट देन अगेन आप मेजर डैमेज होने से बचा लेते हैं उन शख्सियात को। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक कि वो शख्सियात जो इन वन वे और दी अदर किसी ना किसी तरीके से उनका नाम भी आ जाता है, उनको किसी हद तक वो एज मिल जाता है इसी गवर्नमेंट में रहते हुए। क्या फ़र्क पड़ता है आप किसी को मिनिस्ट्री से हटा दें या मिनिस्ट्री से कोई हट जाए? आपके सामने पंजाब में कई दफ़ा ऐसे हो चुका है, पंजाब में कई मिनिस्टर्स ऐसे नैब की इंक्वायरियाँ भुगत चुके हैं और उसके बाद फिर आके मिनिस्टर्स भी बन चुके हैं। मैं अलीम खान की बात कर रहा हूँ, आप देख लें कुछ नहीं होता। सो बेसिकली किया ये जा रहा है कि अपनी हुकूमत में रहते हुए जितना भी आप एज दे सकते हैं अपने लोगों को जिनका नाम किसी भी वजह से ऑपोजिशन के शोर मचाने से या वैसे ही किसी वजह से या मीडिया के शोर मचाने से या वाकई उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उनको जो एज दिया जा सकता है अपने हुकूमत में रहते हुए उनको एज दिया जा रहा है। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक दिस इज द स्ट्रेटजी।
सो वो किसी हद तक कामयाब भी है स्ट्रेटजी। ना एक और चीज जो है, अभी आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्कैम्स हैं या फुटेजेस हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आप देखेंगे कि आना शुरू हो जाएंगी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, लीक होना शुरू हो जाएंगी। और वो इसमें मैं, अगर मुझे ये चीज़ पता है, एक छोटे से रिपोर्टर होने की वजह से मैं अपने आप को एक रिपोर्टर ही समझता हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मैंने रिपोर्टिंग की है। अगर मुझे ये चीज़ पता है तो मेरे ख्याल में सबको पता चलना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें लीक आउट होने शुरू हो जाएंगी मीडिया में, चाहे स्कैम्स हो, चाहे फुटेजेस हो, चाहे ऑडियोज़ हो, चाहे वीडियोज़ हो, ये सामने आना शुरू हो जाएंगी और ये जोर पकड़ना शुरू हो जाएंगी। जब तक बजट नहीं आता या जब तक बजट मंजूर नहीं होता, या होता है या नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन देन अगेन उस वक्त तक बहुत जोर पकड़ते शुरू हो जाएंगी। मतलब राना साहब, ये कह लीजिए महीना 15-20 दिन काफ़ी क्रूशल और इम्पोर्टेंट है। मैं ये सब वेरी टफ, वेरी टफ। ठीक। सोलंकी साहब, ये जो केसेस हैं, जो स्कैंडल्स हैं आज, ये फाइलें बंद होती जाएंगी साथ साथ, या कोई भी इनको कल निकाल के दोबारा खोल सकता है और फिर ये चार्जशीट बन सकती हैं, ये तमाम तर चीज़ें? देखिए जी, वो चुगताई साहब जो है वो शायरी और मौसीकी के दिलदादा हैं, तो वो जो ठुमरी के जो मुखड़ा है ना कि बाजू बंद खुल जाए, तो अब वो खुल जाए का ज़माना है। ये जो टाँके हैं और जो पंक्चर्स हैं, ये लगने वाले नहीं हैं। ये जो कार्रवाई डाल रहे हैं कि जी बस एक वजारत से निकाल के दूसरी वजारत में डाल दें, इस्तीफ़ा ले लें, फिर उनको वज़ीर बना दें, जबकि अपोजिशन के जो लोग हैं उनको साल जेलों में डालें, ECL में डालें, आपके बंदे न ECL पे जाएं, न एक दिन गिरफ्तार हों। तो लोग जो है वो पाकिस्तान के इतने भोले बादशाह नहीं हैं कि इस चीज़ को समझे ना। मैं राना साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी जो पहाड़ है वो अभी बाकी है, और ये मामला जो है वो रुकने वाला नहीं है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी मामला रुकने वाला नहीं है। अगर अभी मामलात ये हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग पे, तो पूरा पहाड़ कितना मुश्किल होगा पार करना इस गवर्नमेंट के लिए, इस बात का अंदाज़ा बखूबी मेरे ख्याल से हम तमाम लोग लगा सकते हैं। इस वक्त मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत है जो पुरज़्म है, इमरान खान साहब हैं जो डिटर्मिन्ड हैं, जिनका ये मानना है कि सब बेहतरी की तरफ जा रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। आज वो पेशावर में बड़े पुरज़्म और पुरमसरत दिखाई दिए। उन्होंने महमूद डैम के हवाले से बात की, 2028 तक बड़े डैम्स के मामले में बात की। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एक और नक्शा है जो शायद देखा जा रहा है, और एक वो जो अपोजिशन खींच रही है या फिर अपने हम ख्याल ग्रुप की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आने वाले दिन कुछ क्रूशल रहेंगे और वक्त बताएगा कि ये मामलात किस सिमत जाते हैं। उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।